नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्यारी सी नमस्कार के साथ, प्यारी सी एक राम राम के साथ। आपका बहुत ही दिन अच्छा रहे। हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ने जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ते हैं। भैया क्या बात है, इस चीज़ को एक एक से करके समझते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, आप अपने हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, अपना तो हो गया। आपको केमिस्ट्री समझने के लिए क्या समझना होता है? अभी केमिस्ट्री के तरीके से पढ़ाई जाए तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, आप आर्ट के हो। मान के चलो आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो फिर अपने पास पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना आप खतरनाक तरीके से नहीं करवाते होंगे। पर एक एक चीज़ करवाते हैं। एग्ज़ाम के अंदर एक भी क्वेश्चन भी आएगा तो अपने लेक्चर से बाहर नहीं जाने का है, क्योंकि अपन ने पूरा अध्ययन करके उस चीज़ को नोट्स वगैरह बना के, उसके बाद सारा कुछ उस पर अनेक बुक्स वगैरह उसको टटोल के, उसके बाद नेट है, फिर यूट्यूब, फिर इकट्ठा करके डाटा आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन बाहर न जाए। और यही कारण है अपने व्यू कमाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा पढ़ा देते हैं आपको, फिर आप इज्जत नहीं करते हो ना, कमेंट भी नहीं करते हो। कितने स्वार्थी हो यार, मैं तो नहीं सोच सकता। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ना है हमें, बस कुछ नहीं पढ़ना। कितने कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बात पूछनी, इनको पूछनी होती है और आपको बतानी होती है, बस कुछ भी नहीं है। देखो, आप सर्वप्रथम पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। कोई पदार्थ होता है, बोले हाँ जी पदार्थ होता है कोई। ठीक है, पदार्थ में क्या होता है जी? पदार्थ के अंदर अणु होता है, ये पढ़ते आ रहे हो। मॉलिक्यूल होता है, हाँ जी। मॉलिक्यूल में परमाणु होता है, नहीं, अणु में परमाणु एटम होता है, हाँ जी होता। एटम को दो भागों में बांटते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका कक्ष में बांटते हैं उसको, या सेल या कोश कहते हैं उसको, या ऊर्जा स्तर कहते हैं उसको। सारे नाम याद रख लो, काम आएगा। ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या पाया जाता है जी? ऑर्बिट में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है सब सेल, यानी उपकक्ष पाया जाता है, उपकोष पाया जाता है, कोष में उपकोष पाया जाता है। उपकोष में क्या पाया जाता है जी? उपकोष के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल, यानी कक्षक पाया जाता है। अब मैं बात बताऊंगा आपको। और कक्षक के अंदर जगह होती है जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, यानी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं भैया। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर आप लगा के चलो, मान लो ब्रह्मांड में ये धरती है, धरती पे ये एशिया है, एशिया में ये आपका कोई देश है, देश में ये स्टेट है, स्टेट में ये ज़िले हैं, और ज़िले के अंदर ये कोई ना कोई आपके गांव है। इसे लगा सकते हो मान लो। ठीक है, यानी इसको हम लगा के चलें भी, ये कोई देश है, एटम कोई देश है, और देश के अंदर क्या है? देश में होते हैं राज्य, और राज्य के अंदर आपको बताऊं, राज्य के अंदर क्या होते हैं? फिर ज़िले होते हैं। ठीक है, और ज़िले के अंदर क्या होते हैं? तो ज़िले के अंदर गांव होते हैं, और गांव के अंदर क्या होते हैं? फिर घर होते हैं। तो घर कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन भी इस प्रकार से ये सजे बैठे हैं। ठीक है ना, भी देश है, देश कहाँ पे है जी? एशिया महाद्वीप में, और एशिया कहाँ है जी? विश्व में। तो इस प्रकार से बनता है सब कुछ। ठीक है, तो इस बात को याद रखो भी, सीधा का सीधा आप ऑर्बिट में के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑर्बिट के अंदर भी कुछ भाग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भी ऑर्बिट है, उसके अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज़ को एक बार याद करते हो तब आपके आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, राज्य घर की बात छोड़ो, वो तो ऐसे याद कर लोगे, आप समझदार सिंसियर स्टूडेंट हो। ठीक है, ये समझाने के लिए बात कही आपने, उसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो, कोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से
इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है, ये वृत्तीय रास्ता, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का वह रास्ता जहाँ से वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और इसको 2D में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? 2D के अंदर दर्शाया जाता है। ठीक है। अब सब सेल क्या होते हैं जी? सब सेल क्या होते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सब सेल पाए जाते हैं, यानी अलग अलग आकृति के प्रकार के एक ऑर्बिट के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे जगह पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। ठीक है, कक्षक क्या होते हैं? तो ये एक 3D के अंदर दर्शाया जाने वाला है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना जो होती है ना, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। सबसे ज़्यादा संभावना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, यानी ये मान लो एटम आपका, ठीक है, और ये कक्ष के अंदर मान लो ये कक्ष है सारे, और ये उपकक्ष है। उपकक्ष के अंदर यहाँ पर आपको मान लो एक डंबल सेल उपकक्ष मिलता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल, ठीक है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, और इसके अंदर वाले को ऑर्बिटल बोला, इसको क्या बोल दिया? सब सेल बोला। ठीक है, और इसको आपको पता ही है सेल बोला यानी ऑर्बिट बोला। ठीक है, और ये पूरे को हमने क्या बोला? ये बोला। ठीक है, और इसके अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो ये सिस्टम है। क्लियर हुई बात? यानी ये एटम है, एटम में सेल है, सेल में सब सेल है। सब सेल किसी डंबल शेप का हो सकता है, डबल डंबल शेप का हो सकता है, वो अलग अलग आकृति का होता है। ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कक्षक कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपने पता कर ही लिया पीछे भी, इलेक्ट्रॉन क्या है? ये उपकण है या एक परमाणु कण है। ठीक है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उदासीन होता है इसके ऊपर, इसकी एनर्जी जो होती है वो किस में होती है? नेगेटिव चार्ज होता है ये, यानी ऋण आवेशित होता है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ आपको। ऐसे लिखते जाओ, दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है ना। केमिस्ट्री को आप और सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे? इसकी कहानियाँ बना के सिस्टम को सेट करेंगे दिमाग में। ये नहीं होना चाहिए भी केमिस्ट्री अपने समझ में नहीं आती। अगर रूल के हिसाब से पढ़ें थोड़ा सा तो रियल में ही समझ में बहुत मुश्किल है। मैं ये ऑफ-बाउ का नियम क्या है, पाउली का नियम क्या है, बोहर-बरी का नियम क्या है, उसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करवाया जाए तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, वो नियम भी साथ में आ जाएंगे और साथ में आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। धैर्य का मतलब आपको पेशेंस है ना, वो इस वीडियो पर बनाए रखना पड़ेगा। पूरी वीडियो होगी तब तक आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आ चुका होगा। देखना है आपको, ठीक है ना, देखना है। अब देखो, चार बातें यहाँ पर समझा देता हूँ, आगे वो नियम नायम आएंगे ना, उनकी बातें थोड़ी मिक्स करके यहाँ पर समझते हैं। जैसे एक एटम है और एटम के अंदर मैंने बताया ऑर्बिट होती है। क्या होती है? ऑर्बिट, यानी सेल होता है, हाँ जी, कक्ष होता है, सीधी बात है। ठीक है, अब कक्ष जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं जी? के देते हैं जी, एल देते हैं जी, एम देते हैं जी, एन नाम देते हैं जी, ऐसे ऐसे देते रहते हैं। अगर के की अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो एन जो है 1 होता है जी, 2 होता है जी एल के बराबर, एम के बराबर एन बराबर 3 होता है जी, और एन के बराबर एन बराबर 4 होता है। बात समझ में नहीं आई? के है जी, एल है, एम है, एन है। के जो है एन की वैल्यू कितनी है, यानी के जो है तब कौन सा ऑर्बिट पहला है, एल कौन सा है दूसरा है, एन कौन सा है तीसरा है। ठीक है, और ये कौन सा है, एन चौथा है। ठीक है ना।
यानी आपसे पूछ लेता है कई बार, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये कौन सा कक्ष हो गया, K हो गया। दूसरा कक्ष की बात करें तो कौन के, L हो गया। तीसरे की बात करें तो कौन सा हो गया, M हो गया। अगर इसी प्रकार हम चौथे की बात करें तो N हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहला ये है तो N बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये कौन सा है, दूसरा है जी। ये कौन सा है, तीसरा है जी। ये कौन सा है, चौथा। इसी प्रकार पाँचवा, छठा, सातवां आ जाएगा मान लो, ठीक है। अगर इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, तो वो कक्ष हो गए। अब जो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। अगर ऊर्जा स्तर के रूप में लिखना है तो 1 2 3 4 के रूप में लिखेंगे। अगर सीधा ऑर्बिट के नाम पे लिखना है तो KLMN लिखेंगे। और आपने पता है नेल्स बोर ने ये नाम दिए थे KLMN, ठीक है। तो ऊर्जा स्तर अगर संख्या 1 है, यानी 1 है तो वो सबसे नज़दीक होगा नाभिक के, तो उसका ऊर्जा स्तर क्या होगा, ठीक है। ऊर्जा स्तर उसका क्या होगा, तो ऊर्जा स्तर उसका निम्न होगा। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाएगा, ऊर्जा स्तर उच्च होता चला जाएगा। क्लियर हुई बात, यानी नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब नाभिक से दूरी भी बढ़ रही है। ये बात मैंने पहले भी बताई होगी आपको। नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। सिंपल बातें आपको समझनी है ताकि आगे समझ में आ जाए आपको। क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, यानी 1 में ऊर्जा क्या है जी, कम है। 2 वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है। 3 वाले की 2 वाले से ज़्यादा है। 4 वाले की 3 वाले से भी ज़्यादा है। 5 वाले की 4 वाले से ज़्यादा है। यानी इधर जाएंगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के बढ़ेगी। अगर यही बात मैं कह दूँ 5 से जैसे नीचे आएंगे तो आपको होगी जी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। 1 से 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में ऊर्जा ज़्यादा किस में होगी, तो इसमें ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ये बात समझनी है आपको ताकि आपके समझ में आ जाए, बात क्लियर हो जाएगी इस बात को, ठीक है। तो आपके पढ़ लेना, ठीक। अब इसके अंदर आपने पढ़ने हैं उपकक्ष। क्या पढ़ने हैं, उपकक्ष या उपकोष या सब सेल। अब सब सेल क्या होते हैं जी, ठीक है। यानी एक कक्ष होता है, उसमें के अंदर सब सेल पाए जाते हैं। कितने सब सेल पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करते हैं, भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, उस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सब सेल जो होते हैं वो इस प्रकार से डिनोट किए जा सकते हैं, जैसे KLMN से किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं SPDF, ठीक है, SPDF। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, SPDF से जाना जाता है, SPDF। S जो है उसकी आकृति अगर पूछ ले, लिख लो भैया, कहीं ना कहीं आया होगा ये, तब तो समझा रहा हूँ। आकृति पूछ ले, P की आकृति कैसी होती है आपसे पूछ ले, मान लो D की आकृति कैसी होती है, साथ साथ में लिखते जाओ, बहुत आसान हो जाएगी केमिस्ट्री आपके लिए यार। और इसकी आकृति कैसी होती है पूछेगा, पक्का पूछता है भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो S की आकृति ऐसे स्फेयर बनता है, यानी इसकी आकृति होती है गोलाकार। तो ये किस आकृति का होता है, गोलाकार होता है। P किस आकृति का होता है, डंबल जो होता है ना आपका, डंबल देखा होगा जिम के अंदर, उसकी आकृति का होता है। D किस आकृति का होता है, D से डबल डंबल, डंबल शेप का होता है ये भैया, डबल डंबल शेप का होता है। डंबल वो 1 2 जोर लगा के जिम मारते हैं जो, ठीक है। F क्या होता है, तो ये आप कह सकते हो मल्टीपल लोब होता है, बहुत ज़्यादा लोब होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एक जटिल है। इसको जटिल का मतलब इसकी आकृति ऐसी होती है, देखो गोलाकार कैसा होता है, ये तो ऐसा होता है जी।
ये कैसा होता है जी, ये ऐसा होता है जी। ये कैसा होता है, तो डबल डंबल कैसा बनेगा, डबल डंबल कैसा बनेगा, फूल बन गया जी। ठीक है, और इसकी आकृति इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से मल्टी लोब्ड होता है, ये मल्टी लोब्ड होता है, इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। तो ये है आपके सब सेल। एस जो है वो क्या है जी, पी क्या है जी, डी क्या है जी, इसका मतलब क्या है। तो नाम आपको आकृति याद रखनी है, एक बार आकृति याद रखनी है। ठीक है, आकृति। अब आकृति के बाद आ जाते हैं, सर जी आपने बताया जी, हाँ जी बताया, क्या बताया जी, ऐसे बताया जी आपने भी सब सेल होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर जो होते हैं ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मिलेंगे और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये बात तो बतानी पड़ेगी। हाँ जी बतानी पड़ेगी, हाँ बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटल है जी, हाँ जी ऑर्बिटल है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जी, हाँ जी है जी, यानी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। तो m मान लो, m कोई कक्षक है, l कक्षक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात पहले s को समझ लो आप। s कोई क्या है, उपकक्षक है, और इसके अंदर ऑर्बिटल कितने पाए जाएंगे, इसके अंदर ऑर्बिटल कितने पाए जाएंगे। आप हिंदी पढ़ेंगे यार, हिंदी पढ़ेंगे। कक्षक कितने पाए जाएंगे, हाँ जी कक्षक। S के अंदर एक कक्षक होता है, कितना होता है, एक कक्षक होता है। ठीक है, P के अंदर कितने होते हैं जी, फिर P के अंदर 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। D के अंदर कितने होते हैं जी, 3 के बाद आता है जी 5, 4 को छोड़ दो, सम संख्या मान लो, 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। और F के अंदर कितने कक्षक होते हैं जी, F में जी 5 के बाद 6 को छोड़ दो, 7 कक्षक होते हैं। 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है ना, कक्षक होते हैं ये 2 3 4 5 6 7, कितने कक्षक हो गए, 7 कक्षक हो गए। ठीक है, यानी S जो है ना, उसके अंदर एक कक्षक है, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में, नोट करके लिख लो, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। नोट करके बात कर लो, नोट करके इस बात को लिख लो भी, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ ले, S उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या S कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, एक होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो आप कहोगे जी S में तो आ सकते हैं 2, यानी 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 2 2। इसमें 3 खाने हैं जी, ठीक है, इसमें 3 खाने हैं जी, इस प्रकार से भर दिया जी। तो कितने, 2 4 2 6, तो इसमें कितने आ गए, 3 गुणा 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसमें भी भर दें लो, इस प्रकार से भरना होता है। उसके बाद ऐसे ऐसे नंबर आता है ना, वो तो बाद की बातें हैं यार। 5 गुणा 2 यानी इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आई बात। अब सीधा आपसे वो पूछ ले, मान लो ऐसे जो है उसके अंदर कितनी कक्षा है, तो आप कहोगे जी 1 कक्षक है। पी के अंदर कितने कक्षक है, आप कहोगे जी 3 कक्षक है। डी के अंदर कितने कक्षक है, तो आप कहोगे जी 5 कक्षक है। और एफ के अंदर कितने कक्षक है, तो आप कहोगे जी 7। वो कहते हैं एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक के अंदर 2 आ सकते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन है। वो कहे पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। वो कहते हैं
डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे जी 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कितने हो सकते हैं, तो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करें वो तो इतने हो सकते हैं, और बिटल की बात करें तो वो इतने हो सकते हैं। इस बात को आप याद रख लोगे, आपको आ गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का विन्यास, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है, आ जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगी बात, हो जाएगी, हो जानी चाहिए। देखो एस क्या है बेचारा, उपकक्षा है, उसमें मान लो के है, एल है, एम है, एन, ये बताऊंगा मैं के अंदर कौन सा मिलेगा, एस मिलेगा या पी मिलेगा, डी मिलेगा, एफ मिलेगा, कैसे मिलेगा बताना है ना आपको। एस के अंदर कक्षक जो होता है वो एक होता है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक के अंदर 2 आ सकते हैं, तो 3 के अंदर 6 आ सकते हैं, 5 के अंदर 10 आ सकते हैं, 7 के अंदर 14 आ सकते हैं। ठीक है, ये SPDF, श्रीमती प्रिया देवी और उसका फ्रेंड। ठीक है, श्रीमती प्रिया देवी, ऐसे याद कर लो, श्रीमती प्रिया देवी और उसका फ्रेंड, श्रीमती प्रिया देवी उसका फ्रेंड, श्रीमती प्रिया देवी उसका फ्रेंड, श्रीमती प्रिया देवी उसका फ्रेंड, याद हो जाएगा। ये उपकक्षा के नाम है SPDF। ठीक है, और उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात समझ ली। कितने इलेक्ट्रॉन पा सकते हैं, देखो कुछ भी तो नहीं है ना यार, 1 3, 1 से स्टार्ट करो, 1 के बाद 2 छोड़ दो, 3 2 यानी सम संख्या छोड़ दो, विषम संख्या 3, फिर 5 है जी, उसके बाद विषम संख्या 7 है जी, हो गई। ठीक है, 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के अंदर 6 होंगे जी, 5 के अंदर, तो आप ऐसे भी यार 2 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, +4 करेंगे, +4 करेंगे, 14 हो गया। ठीक है, हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, ये क्या है जी, हमने देखा नहीं, अरे देखा है आपने कहीं ना कहीं, नोट करके लिख लो ये बात नोट करके लिख लो। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऊर्जा स्तर की बात करते हैं जी, अब ऑर्बिट की बात करते हैं। मान लो ये कक्षक है, ये कक्षा है, के है, और ये एल है, ये एम है और एन है। ठीक है, तो के एल एम क्या है जी, कक्षा है जी। ठीक है, देखो समझने के तरीके देखो, तो आप कितना आसान से समझ सकते हो कोई चीज़ को ना। ठीक है, कक्षा में क्या है जी, उपकक्षा। कौन सी उपकक्षा है जी, के अंदर आपको S उपकक्षा मिलेगी, L के अंदर आपको S+P दोनों उपकक्षा मिलेगी, M के अंदर S मिलेगी, P मिलेगी और आपको D मिलेगी, और M में मिलेगी S P D और F, चारों हो जाएगी इकट्ठी, यानी पहले नंबर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ठीक है, कितनी उपकक्षा मिलेगी, S उपकक्षा के में अकेली मिलेगी, L जो ये क्या है, कक्ष तो है, इसको 1 नंबर लिख लो 1 कक्षा, इसको 2 नंबर लिख लो 2 नंबर कक्षा, इसको 3 नंबर लिख लो 3 नंबर कक्षा, इसको 4 नंबर लिख लो 4 नंबर कक्षा। ठीक है, 1 में 1 अकेला S, 2 में S और P दोनों, 3 में SPD तीनों और SPDF चारों, ये क्या है, उपकक्षा मिलेगी। यानी ये था नाभिक आपका, इसमें के है, KL MN, तो के अंदर कौन सी मिलेगा, S अकेला मिल जाएगा, इसमें S+P मिल जाएगा, इसमें S+P+D मिल जाएगा, और L के अंदर SP+D+F चारों मिल जाएंगे। बात होगी। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1। S में कितने ऑर्बिटल, कक्षक कितने पाए जाते हैं, तो S के अंदर कितने पाए जाते हैं, 1 पाया जाता है जी। ठीक है, S के अंदर 1 पाया जाता है जी, P के अंदर 3 पाए जाते हैं जी, टोटल कक्ष हो गए 4। S में 1 पाया जाता है जी, P में 3 पाए जाते हैं जी, D में 5 पाए जाते हैं जी, तो टोटल कक्ष हो गए आपके पास 5 और 3 8 1 9।
एस में 1 होता है जी, पी में 3 होते हैं जी, डी में 5 होते हैं जी, और इसमें 7 होते हैं जी। यानी टोटल कितने हो गए? 16। 7 और 5 12, 12 और 4 है 16, टोटल 16। तो इसके अंदर तो आपको पता है 16 कक्ष हो गए जी, 16 कक्षक हो गए। इसके अंदर कितने हो गए? 9 कक्षक हो गए जी। और इसके अंदर कितने हो गए? 4 कक्षक हो गए जी। और इसके अंदर कितने कक्ष हो गए? 1 कक्षक हो गया जी। ठीक है, 1 कक्षक हो गया। एस के अंदर 1 कक्षक है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये देखो इस प्रकार से भरा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में 1 है तो 1 कक्षक में आपको पता है जी 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4 कक्षक है, 1 में 2, 3 और 6 कितने आ सकते हैं जी? 8 आ सकते हैं। 4 कक्षक हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो इसी प्रकार से 9 के अंदर कितने आ सकते हैं जी? 18 आ सकते हैं। 2 इसमें आ जाएंगे जी, 6 इसमें आ जाएंगे, 10 इसमें आ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 18। ठीक है ना। जैसे 1 कक्षक है, 2 + 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। 1 कक्षक है, इसमें कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें कितने हैं? 2 ये हो जाएगा, एस में आ जाएगा, पी में आ जाएंगे 6 और डी में आ जाएंगे 10। टोटल कितने हो गए? 18। इसमें 2 आएंगे जी, 3 दूनी 6 इसमें आएंगे जी, 10 इसमें आएंगे जी, 14 इसमें आएंगे। टोटल कितने हो गए? 32। तो आपको पता है 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक है ना। 2, 8, 18, 32। पानी पी लूँ भैया, नहीं तो मुझे भरना पड़ेगा फिर कहीं ना कहीं से। और इसको भरने के लिए आफ बाऊ का नियम लगेगा, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आफ बाऊ अब तो रुक जाओ, आऊ बाऊ कुछ नहीं करना है अपने को, ये भर लो। ठीक है, हो जाएगा। इस तरीके से बना लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मैं कहता हूँ 1-2 बार रिवाइज कर लिया, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक, कितनी मेहनत करके ये सिस्टम निकाल के दिया है आपको ना। हो जाएगा। एनर्जी लेवल 1। और आपको पता भी है किसी भी कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कक्ष में, कक्ष, कक्षा, उपकोष या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो आप कहते हो जी 2n²। और n किसको? नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिनोट करता है जी। हाँ जी, करता है। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 2 अगर पहली ऑर्बिट है तो 1, यानी k की जगह 1 लिखेंगे, देखो पहली है तो स्क्वायर, तो आप कहोगे जी ये तो 2 ही निकल आया। 2 दूसरी ऑर्बिट के अंदर कितने मिलने चाहिए? 2 दूनी 4, 4, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तीसरी के अंदर कितने मिलने चाहिए? तीसरी के अंदर 18, 3 उसका स्क्वायर 18, 9, 9 दूनी 18। चौथी में कितने मिलने चाहिए जी? 32। पाँचवीं में पूछे तो कहो जी पाँचवीं में बता देंगे, 5 का स्क्वायर 25 × 2 50। कितना ही पूछ ले चाहे आप, इस प्रकार से करते जाओ, हो जाएगा। और यही निकला है यहाँ से। देखो कक्ष, कक्षक, कक्षक सब लेके आए, फिर भी निकला है 2, 8 है 18, 32, आगे निकले 50 निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब ये प्रकार से याद हो जाए तो एक आपको नियम समझाते हैं। एक क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या होती है एक, देखो एक क्वांटम नंबर होता है, वो भी याद कर लो, काम आ जाए, क्या पता कहाँ पे। छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी याद हो ना हो लेकिन पढ़ना पूरा चाहिए, आपको ये बात याद रखना है। एक क्वांटम नंबर होता है, उससे पहले ये बात लिख लो एक बार। क्वांटम के बाद फिर मैं अपने आप बता दूंगा। लास्ट तक इतना सरल हो जाएगा ये लेक्चर, इतना आसान बना देंगे आप इसको। ठीक है, आप कहोगे जी वाह केमिस्ट्री इतनी आसान है, हमने सोचा ही नहीं था, और रियल में ही आसान है। ठीक है, वो तो समझ में आया होगा या नहीं आया?
कमेंट ज़रूर करना भैया, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ तक आप लेक्चर देख रहे हो इसका मतलब आप सीखना चाहते हो, ज़रूर कमेंट करोगे, ठीक है, ज़रूर करोगे, मुझे पता है कमेंट। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या क्या होती है आपकी बताओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें 4 प्रकार की या किसी भी इलेक्ट्रॉन के तत्व जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हमें क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। क्वांटम नंबर है किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है। ये क्या बताता है, उसका ऊर्जा स्तर क्या है ये बताने का काम करता है। ये उसकी स्थिति लोकेशन बताता है, वो कहाँ पर स्थित होगा, ठीक है। और ये इसकी दिशा भी बताता है, भी कौन सी दिशा के अंदर वो गति कर रहा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, स्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। और क्वांटम संख्या दर्शाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, उसकी स्थिति, लोकेशन, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, और एनर्जी लेवल वगैरह दर्शाने का काम करती है, ठीक है। ये क्वांटम संख्या जो होती है वो 4 प्रकार की है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। इसको 4 भागों में आगे बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आपको 4 भागों में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ पर एक तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल का मतलब हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। अगर आपने पीछे वाला आपको समझ में आ गया तो ये क्वांटम कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। दूसरा आपका है मुख्य क्वांटम के बाद एजिम्पथम या एंगुलर क्वांटम संख्या या कोणीय या द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी या कोणीय क्वांटम नंबर लिख देता हूँ मैं, या क्वांटम संख्या लिख लेना आप यार, ठीक है। तीसरी आपकी आती है मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यानी आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी आती है आपकी स्पिन यानी चक्रीय क्वांटम संख्या। चक्रीय कैसे ऐसे लगा, चक्रीय क्वांटम संख्या। यानी आपकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय मान लो चक्र, स्पिन आपने देखा होगा, आपने कभी वो खेला होगा कैंडी क्रश का, उसके अंदर भी कई बार ऑप्शन आता है स्पिन करो और वो एक बार रुक जाता है। स्पिन का मतलब घूमना होता है। तो चक्रीय क्वांटम संख्या, ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसको याद कैसे करें, जिसका नाम तो आए ना आए, इसको लिखते किससे, जैसे SPD श्रीमती प्रिया देवी का फ्रेंड, श्रीमती प्रिया देवी का फ्रेंड, उसी प्रकार इसको लिख लेंगे नीलम। और जी कौन सा भाई, कौन सा, तो आपको होगा जी नीलम से, नीलम से क्या से, नीलम से, ठीक है, नीलम से, ऐसे याद कर लो भाई। आपने पूछा जो क्या उसे आप क्वांटम याद कर लेना भाई, कौन सा, हरियाणा पूछते हैं ना कौन सा भाई, तो नीलम से, कौन सा, नीलम से, ठीक है। तो N याद कर लेना, LMS, तो चारों नंबर याद हो जाएंगे, कौन सा, नीलम से, ठीक है। तो NLMS, ठीक है। कभी प्रिया देवी हो रहा है, कभी नीलम हो रहा है जी, चक्कर तो नहीं है भाई, ठीक है। तो याद करना है इसको। ये नंबर क्या दर्शाता है, मुख्य क्वांटम, क्योंकि मुख्य क्वांटम ना N लिखा मिलेगा, क्वांटम संख्या N लिखा मिलेगा। N किसको डिनोट करता है, N तो N करता है आपके कक्ष ऊर्जा स्तर को। किसको डिनोट करता है, ऊर्जा स्तर को। एक एक बात लिखो, इसको समझते हैं। ये सब सेल को, सब सेल को यानी उपकक्षा की आकृति को डिनोट करेगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल स्पेस जो होता है, स्पेस कहोगे तो ये सीधा लिख लो आप, ऑर्बिटल
उपकक्षक स्थान जो होता है उसको बताएगा, स्थिति को, और ये बताएगा दिशा, इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा। बस ज़्यादा मत्था नहीं मारना है, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है इसका, नहीं तो ठीक है। बात क्या कर रहा है यार, कुछ भी नहीं कर रहा, चारों क्वांटम संख्या एक साथ तो बता रहा है यार। क्या बता रहा है? आपने एटम बनाया जी, हाँ एटम बनाया जी, हाँ जी। एटम के अंदर क्या था जी? वो कक्षा थी। क्या थी? कक्षा। ठीक है, कक्षा को कौन बता रहा है? नीलम का एन बता रहा है। ठीक है, कक्षा के बाद में उपकक्षा को कौन बता रहा है? तो उपकक्षा के बारे में बताएगा आपको, कौन सा? एल बताएगा। उपकक्षा के बाद में कक्षक को कौन बता रहा है? देखो कक्षक आएगा, उपकक्षक। कक्षक के बारे में एम बता रहा है। और एस किसके बारे में बता रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मतलब क्या है? डायरेक्शन बता रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सब एक साथ बता रहे हैं, कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में बता रहे हैं। ये क्वांटम संख्या होती है। ठीक है भाई, ऊर्जा स्तर कौन सा है? ऊर्जा स्तर का मतलब वो ऊर्जा कौन सी है, इसके अंदर कौन से कक्ष में स्थित है, उसकी स्थिति कहाँ है। देखो ऊर्जा स्तर कौन सा है। ऊर्जा स्तर आपको बताया था मैंने, ऊर्जा स्तर को कक्षा भी कहते हैं, ठीक है, और कोष भी कहते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई होगी। यानी ये किसको, अगर ऊर्जा स्तर की बात करें तो n बराबर 1 होता है, n बराबर कोई संख्या दी होती है, n बराबर 3 होता है, और n बराबर 4 होता है। इस प्रकार से संख्या दी होती है। अगर एक की बात करें तो कौन सा होगा? k होगा, l होगा, m होगा, n होगा। तो यही बात तो बता रहा है वो। ठीक है, यानी वो किस ऊर्जा स्तर में है, कितनी ऊर्जा उसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास, उसकी ऊर्जा स्तर बताने का जो इलेक्ट्रॉन को काम करता है। इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है, इलेक्ट्रॉन की आकृति किस आकृति की उपकक्षा में है, इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में है, और इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में, किस कोष में है, इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा की आकृति में, कौन सी आकृति के अंदर स्थित है, किस कक्षक के अंदर कौन से स्थान पर स्थित है, और वो कैसे गति कर रहे हैं। ये चीज़ तो क्वांटम संख्या बताती है आपको, और कुछ नहीं बताती है ना। ठीक है ना। तो के, तो इसको कहाँ से, अब n के बराबर हो सकता है क्या? 0। तो आपको ये बात याद रखनी है, n के बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसका मान 0 नहीं हो सकता कभी भी, ये बात याद रखनी है। तो n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? तो n का 1 से हो रहा है, 2 से हो सकता, 3, 4। तो n का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और इन्फिनेटिव तक हो सकते हैं। ईमान का चक्कर क्या? तो अरे कुछ तुम पूछा ही नहीं है ना, ये तो यही पूछा, ऊर्जा स्तर किस में डिनोट करते हैं? एन में। ठीक है, और उसका संख्या 1 से शुरू होती है। के के बराबर 1 होता है, एल बराबर 2 होता है, एम बराबर 3 होता है। आपसे पूछ ले किसी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, 4 है, यानी n की वैल्यू 4 है, तो वो कौन सा कक्ष होगा? तो n बराबर 4 है, तो आपको पता होगा k l m n। तो n बराबर 1, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4। तो n का कौन सा कक्ष होगा? चौथा कक्ष होगा, यानी उसकी ऊर्जा स्तर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है ना, अभी समझ में नहीं आएगा? ठीक है, तो ये होगी ऊर्जा स्तर। एल जो है उपकक्षा की आकृति किस पे निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आपके किस पे निर्भर करती है? एल का मान किस पे निर्भर करता है? तो एन पे निर्भर करता है। ठीक है, और वो कितना होता है? तो एल का मान n-1 होता है। एल का मान कितना होता है? n-1 से शुरू होता है, यानी अगर वो 1 है तो ये 0 है। एल बराबर क्या है? एल बराबर क्या होता है? एल बराबर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इस प्रकार से होता रहता है, लेकिन होता कितना? n-1 होता है, यानी इससे 1 कम है। अगर वो 2 है तो ये 1 होगा, ये 3 है तो ये 2 होगा, ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 4 होगा। समझ में आई बात? ठीक है, एल का मान कितना होता है हो जाएगी। इसको एक डिनोट करेंगे, यहाँ पर एक शब्द में लिखा मिलेगा 3D, ऊपर 2 लिखा मिलेगा, उसका मान क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। तो ये पूछ लेता है आपसे, तो आप वहाँ घबराएगा नहीं। ठीक है, कक्षक का स्थान ये डिनोट करता है भी एल की वैल्यू -L से लेकर ठीक है, और कहाँ तक जाती है? +L तक जाती है। यानी इसकी वैल्यू अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 0 है,
ठीक है, और 1 है तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर 2 हो जाएगा, ठीक है, इधर 3 है तो इधर 3 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू माइनस से लेकर प्लस तक जाती है, यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और मैं कह दूँ कितने कक्षक है तो आप कहोगे जी 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक हो गए। अगर वैल्यू 2 है तो कितने कक्षक है तो आप कहोगे जी 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए, ठीक है। क्लियर हो गए ना, ये चीज़ याद करनी है आपको। इलेक्ट्रॉन घूमने की दिशा बिल्कुल आसान है, इसकी दो ही वैल्यू होती है, एक -1/2 और एक +1/2, ठीक है। अगर +1/2 है तो उसकी दिशा कौन सी, अपने कक्ष पे भी चक्कर लगाता है, उसकी अपने कक्ष पे गति है, तो वो है क्लॉकवाइज, उसकी दिशा है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसकी -1/2 है तो उसकी दिशा कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी दिशा है। कौन सी दिशा होनी चाहिए उसकी, एंटी क्लॉकवाइज उसकी दिशा होनी चाहिए। तो ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है, एन क्या है, एल क्या है, एम क्या है, एस क्या है, ठीक है। इसको मैं लिख के बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप, लिख के बताऊंगा मैं आपको, लिख के बताऊंगा, ठीक है, पानी पी के बताऊंगा। थोड़ा सा देखो इसको, ठीक है, हो गया। अब देखो इसको समझते हैं अपन, देखो है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले लंबी क्लास देख लेते हैं। एक वैल्यू n थी, एक l थी, एक m थी, एक s थी, ठीक है। अब एक बात देखो आप, मैं कह दूं l के बराबर 0 है, l बराबर 1 है, l बराबर 2 है, l बराबर 3 है, l बराबर 4 है, तो सब सेल कौन सा है, तो ये किसको दर्शाता है आपको पता है, सब सेल को दर्शाता है, यानी उसकी आकृति को दर्शा, यानी l बराबर अगर 0 है, ठीक है, l कौन सी संख्या थी आपकी, एजिथम एंगुलर क्वांटम संख्या थी, l बराबर अगर 0 दिया है तो वो s प्रकार का सबसेल है, अगर वो दिया है 1 तो वो p प्रकार का सबसेल है, अगर वो दिया है तो d प्रकार का सबसेल है, और ये दिया है तो वो f प्रकार का सबसेल है। यानी मैंने बताया सब सेल की आकृति को दर्शाता है, तो सब सेल की आकृति आपको पता ही हो गई, 0 है तो गोलाकार होगी, याद रखना, ठीक है ना, दूसरे से लिंक है ये। एस गोलाकार होता है, स्फेयर होता है, पी डंबल शेप होता है, ठीक है ना, आकृति को बताएगा। डी क्या होता है, डबल डंबल शेप होता है, ठीक है, डबल डंबल शेप होता है। और ये कैसा होता है तो आपको पता है, जटिल मल्टीपल लोब होती है इसके अंदर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, बता देगा अपने से, ठीक है। अब 0 है तो इसके अंदर क्या है तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए भी L की वैल्यू 0 के लिए क्या हो सकती है, 0 के लिए L की वैल्यू क्या हो, L के बाद क्या आया था, नीलम, यानी M आता है, और M माइनस से चलकर प्लस तक जाता है, तो 0 के लिए 1 हो जाएगी मेरे हिसाब से, M की वैल्यू ये हो गई, M यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, M 1, ये माइनस तक जाएगा, यानी प्लस माइनस 0 प्लस 1, तो कितने हो गए आपके, 3 कक्षक हो गए,
इसमें कितने कक्षक हो गए, एक कक्षक हो गया। 2 की वैल्यू डी है तो यानी -2 से -1 से 0 +1 +2 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी इसमें कक्षक कितने हो गए, 5। यही तो बताया था अपन ने वहाँ पे, याद करो। ठीक है, और 3 के अंदर देखो -3 -2 -1 +1 +2 +3, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई जी, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो यही बात है एल की वैल्यू। एन क्या है, तो एन के एल एम एन 1 हो सकता है जी, एन 2 हो सकते हैं जी, एन 3 हो सकता है जी, एन 4 हो सकता है जी, उससे 1 कम होता है जी एल। ठीक है, और उसके बाद एम की प्लस वैल्यू। तो ये क्या दिखाते हैं जी, ये कक्षक दिखाते हैं, कितने कक्षक हैं। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं जी, उपकोष दिखाते हैं जी, उपकोष। ठीक है, और एक अपन ने लास्ट में एस दिया था, इसमें एक के अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए मान लो, तो ये दिशा दिखाएगा भी एक क्या है, क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। इसके अंदर क्या आएगा, तो ये आगे चारों संख्या से हमें पता चल सकता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस शेप के अंदर है, सारा कुछ पता चल सकता है अपने को इसके अंदर। इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से 3 है तो हम 3 बनाएंगे, यानी आकृति इसका दिशा क्या है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो आपको एम एन एल एम एस 4 क्वांटम संख्या होती है, जिसका मतलब मेरे हिसाब में समझ में आ गया। अभी ये कक्षक बताएगा। ठीक है, -2 है, -1 है, -0 है, +2, 5 कक्षक है। इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये तो आगे भरे जाएंगे। तो ये क्वांटम संख्या होती है जो किस किस को बताती है, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है ना, आपको ये दे दे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा अभी इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आगे डी वगैरह आएगा तब। तो क्वांटम संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वांटम संख्या लिखने का मतलब क्या था, जैसे इसके अंदर एक आएगा n + l का नियम जो होगा, यानी n + l की वैल्यू जो ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा को क्या करेगा, ऊर्जा स्तर बताएगा। क्या बताएगा, ऊर्जा स्तर बताएगा भी उसके अंदर कितनी ऊर्जा, ऊर्जा स्तर बताएगा। इसका मान अगर ज़्यादा है n + l का, जैसे क्वांटम संख्या l थी, दूसरी क्या थी, l थी, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या थी और एंगुलर क्वांटम संख्या थी, दोनों का जोड़ जो है वो किसको बताता है, ऊर्जा को बताता है। क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी संख्या अगर कम होती है तो ऊर्जा कम होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊर्जा होगी, यानी वो बाद में भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है बाद में भरा जाएगा। ये बात काम आएगी आपको। और ये कम इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको फिल किया पहले भरा जाएगा, बताऊंगा मैं आपको ये भी। ठीक है, इसलिए इसको करवाना ज़रूरी था। n + l वाली बात आगे आएगी आपके काम। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बोर बरी का नियम क्या कहता है, बोर एंड बरी ने 1921 के अंदर एक नियम दिया था, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको किस प्रकार से भरा जा सकता है, उसको भरने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, क्या क्या नियम चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, कुछ नहीं बताया। आपको पता है ये P + n होता है जी, यही तो बात है, यहाँ तो घूमता है। ये K है जी, ये L है जी, ये M है जी, और ये N है जी। ठीक है, K L M N है जी। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है जी, इसको चक्कर सिस्टम बताओ, इसका चक्कर क्या है। तो आपको ये ज़रूर पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, कम तो कितने ही आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, और इसमें 32 आ सकते हैं, कम से कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है। यानी इसके अंदर 9 नहीं हो सकते, 7 हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते, इसमें 18 19 नहीं हो सकते, 17 16 15 13 12 11 कितने भी हो सकते हैं। इसमें 32 से 33 नहीं हो सकते, 34 नहीं हो सकते, लेकिन 32 से कम कितने ही हो सकते हैं, समझ में आई। मैक्सिमम का मतलब 32 से ज़्यादा नहीं।
ठीक है, इस नंबर का मतलब ज़्यादा नहीं हो सकते। 32 से कम हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, से कम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कम हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर 8 किसी की मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अंदर 8 समा सकते हैं, तो 8 से कम तो हो सकते हैं, हाँ जी, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 से कम हो सकते हैं, हाँ जी, 1 हो सकता है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है पहली कक्षा में, तो कम तो हो सकते हैं, कम तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ में आई बात है, ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब भी 2, 8, 18, 32 आ सकते हैं। इससे इन वैल्यू से पहले के अंदर 2 से 3 नहीं हो सकते, दूसरे में 8 से 9 नहीं हो सकते, 18 से 19 नहीं हो सकते, 32 से 33 नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। और इसको कम भरने की इसके नियम क्या कहते हैं, बोरबरी क्या कहते हैं भाई, 4-5 नियम इन्होंने बताए। पहला नियम तो यही हो गया आपका भी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरने से पहले इलेक्ट्रॉन की कक्षा में अधिकतम संख्या 2n² होगी। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर n आपको पता है कक्षा की संख्या बताता है, याद रख लेना। कक्षा की संख्या का मतलब अगर संख्या k है, l है, m है, n है, तो k बराबर n बराबर 1 होता है। l में 2 वैल्यू होती है, m की 3 वैल्यू होती है और इसकी 4 वैल्यू होती है। यानी मैं कह दूं k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप कहोगे जी 1 का स्क्वायर होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। इसकी वैल्यू करें तो ये आ जाएंगे, इसकी वैल्यू करें तो ये आ जाएंगे, और इसकी वैल्यू करें तो ये आ जाएंगे। यानी 2, 8, 18 और 32 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बात है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। n की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो n की वैल्यू n 1, n 2 के बराबर, n 3 के बराबर हो सकती है, n 4 के बराबर, ये बताया था पीछे भी। तो n 1, 2, 3, 4 ये किसको दर्शाते हैं, 1, 2 कक्षा को दर्शाते हैं, ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। कक्षा और ऊर्जा स्तर एक ही चीज़ होती है, आपको पता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रगड़ देंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो आपने बता ही दी आपको, यहाँ पे पहले लिख दी। 2, 8, 18, 32 अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है इनका, दूसरे नियम या तीसरे नियम, चौथे नियम इकट्ठे ही आप उसको इकट्ठा समझते हैं। देखो, किसी बाह्य कक्ष में बाह्यतम आउटर मोस्ट जो होता है बाह्यतम कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात याद रखो, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। मैं कह दूं ये एटम है, P+N हो गया, ये क्या है, K है, ये है L, और ये क्या है, M है, ठीक है। ये 2 है और इसमें 8 आते हैं, लेकिन इसमें कितने आ सकते हैं, आपको जी 18 आ सकते हैं। अगर M क्या है इसका बाह्यतम कक्ष है, मान लो ये कितना है, 18 है, और मैं कह दूं ये लास्ट वाला इसका बाह्यतम कक्ष है, तो बाह्यतम में आने चाहिए कितने थे, 32, लेकिन इसके अंदर ये कहता है भी बाह्यतम कक्ष होगा, उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। याद रखना, अगर किसी भी कक्ष का बाह्यतम कक्ष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसके अंदर चाहे वो कितना ही आता हो, उसमें 50 आता हो, 50 आता हो, 32 आता हो, ठीक है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बात ये कहते हैं कि बाह्यतम अगर कक्ष है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बात सही हो गई जी, ठीक है। दूसरी बात क्या कही, अगर तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरने, मान लो समझने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, तो उससे अंदर वाली में क्रमशः
उसके अंदर वाले में क्रमशः आंतरिम और में क्रमशः 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात कही भी। अगर इसमें हमको 18 चाहिए ना, इसमें हमको 18 चाहिए पूरे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें 2 और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर वाली जो कक्षाएं हैं वो पूर्णतः भरी होनी चाहिए, पूर्णतः भरी होनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। यानी अगर इसमें 18 चाहिए तो इसमें 2 पूरे होने चाहिए और इसमें 8 पूरे होने चाहिए, तब इसके अंदर 18 हो सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर 18 से कम होंगे जब तक ये नहीं भरा जाता। ठीक है, अगली बात क्या कही इन्होंने, ठीक है, अगली बात ये है भी अगर कोई भी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने, इस बात को कैसे समझाऊं मैं छोटे शब्द। अगर किसी बाह्यतम कक्ष से पहला कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा चाहिए तो बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, देखो समझना पड़ेगा इस बात को। ये कक्ष है 8, अब इस कक्ष में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, KLMM में आपको जी हमें 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस बात को समझना है, किताबों में ऐसे लिखा मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। और ये है N, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जी 32। लेकिन इसका नियम क्या कहता है, इसके हिसाब से 2 भरने, 18 भरे, 18 2 8 के बाद 18 भरे, फिर 32 भरे, ना ना ना, ये कहता है यहाँ पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो 9 तभी हो पाएंगे यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले भर दिए जाए। बात समझ में आई, यानी पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा और फिर 2 होगा, उसके बाद आप कह सकते हो 2 8 9 2 होगा। बात आई समझ में। मान लो किसी भी संख्या के अंदर अपने को, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। किसके अंदर अपने को क्या भरने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और 20 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से हम भरेंगे, ठीक है, तो 2 8 18 भरेंगे क्या, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, देखो 20 किसका होता है, तो आपको होगी जी कैल्शियम जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो स्कैडियम जो होता है ना, उसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्कैडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21। तीनों का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। देखो ये क्या कह रहा है भाई, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं जी, भर दिया। दूसरे में 8 भर दिया। तीसरे में कितने हैं, 8 भरना है हमें, ठीक है। और इसमें 2 हो गया। अब 2 यहाँ नहीं आना चाहिए था सर, यहाँ पहले 8 आता तो यहाँ 10 आ सकता था। नहीं, ये नियम ही यही कहता है भी पहले अगर तीसरे कक्ष में उससे पहले वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। समझ में आई बात भी, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पे पहले 2 भरे जाएंगे। जैसे मैं 19 का बताता हूँ, देखो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 16 और 2 18। अब 1 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरा जाएगा, यहाँ 9 नहीं होंगे उससे पहले, ठीक है। 21 का बताता हूँ, देखो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे 2, तो ये हो गए क्या, नहीं हुए, तो ये 2 से पहले ये 9 आएगा यहाँ पे। अब 9 होगा, पहले यहाँ देखो पहले 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, 8 भरने के बाद 2 यहाँ रखेंगे पहले, ठीक है ना, 2 प्लेट वहाँ रखेंगे, उसके बाद इधर लेके आएंगे, ठीक है। यानी पहले 2 8 8 फिर। तो नियम क्या कहता है भी, अगर किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो
8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले उससे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यही बात तो कही है। देखो कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन भरना हो तो कौन सा आएगा, देखो ये मान लो K है, K में आएगा उसके 2 आएगा। ठीक है, L में कितना आएगा, 8 आएगा, M में कितना आएगा, 8 आएगा और उसके 2 आएगा। ठीक है, तो इससे भरा होगा KLMN। तो आप सोचोगे भी N में तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन है, ये तो यहाँ तक आ जाता, लेकिन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। ठीक है ना, तो N में 2 होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, तो 8 से 1 हो गया। इसमें देखो 2 ही हैं लेकिन यहाँ 9 हो गए। तो ये भी नियम क्या कहता है, देखो भी इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लाने से पहले उसके आंतरिक संख्या पूर्णतः भरी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 2 से 3 तभी हो सकते हैं, यहाँ 8 से 9 तब हो सकते हैं जब बाहर वाले में 2 भरे हों, और यहाँ 2 से 3 तभी हो सकते हैं जहाँ में यहाँ पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हो जितने या पूर्ण इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो चले, यानी तीसरा है तो 18 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाते तो यहाँ 3 नहीं हो सकता। समझ में आई बात क्या, जब तक इसमें 18 नहीं होता। अब देखो यहाँ पे 2 हो गए, 2 से 3 नहीं हुआ, यहाँ शुरू कर दिए वापस भरने, यानी 8 का 9 हो गया, 10 हो गया, और जब तक 18 तक जाएगा तब तक यहाँ 2 ही रहेगा। जैसे ही 18 पूरे हो गए यहाँ पे 3 होना शुरू हो जाएगा, और जैसे यहाँ 8 हुआ तो बाहर वाले में 2 चला जाएगा, यहाँ फिर 9 जब शुरू होगा और यहाँ पे 2 बना रहेगा। इस प्रकार से भरे जाते हैं ना। क्लियर हुई बात क्या। जैसे जिंक का लेते हैं, एक जिंक लास्ट वाला 30 नंबर पे आता है जिंक। जिंक में कितने हैं, तो 30 है जी, 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, 18 भरेंगे और 2 भर देंगे, मान लो हो गया। अब जिंक से जो आगे आएगा मान लो तो वहाँ पर 3 होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये फिल हो गया पूरा। ठीक है ना, ये 18 हो गया तो 9 से 18 तक चला गया, लेकिन इस 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बात कहता है रूल भी, जब तक बाह्य इलेक्ट्रॉन में बाह्यतम कक्ष में ये लिख लो, एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, 2 से ज़्यादा, बुक में भी मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन PDF दे देंगे नहीं आपको, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक आंतरिक कक्ष पूर्णतः भरा ना जा सके। ये लंबी लंबी लाइनें समझ में नहीं आती, मैं बता रहा हूँ ना आपको। ठीक है, लंबी लंबी लाइनें समझ में नहीं आती। और एक कहता है इलेक्ट्रॉन को क्रमवार भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्रमवार भरा जाता है। इस नियम के अनुसार आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसके भरा जाता है, क्रम के अनुसार भरा जाता है। क्रम को यानी पहले 1 वाले में भरेंगे, फिर 2 वाले में भरेंगे, फिर 3 वाले में भरेंगे, फिर 4 वाले में भरेंगे। पहले K में भरेंगे, फिर L में भरेंगे, फिर M में भरेंगे, फिर N में भरेंगे। इस प्रकार से भरा जाता है। पहले K भरेंगे, फिर L भरेंगे, M भरेंगे, N भरेंगे। इस प्रकार से भरा जाता है। ये बात भी इन्होंने कही। तो ये बोरबरी का नियम था। बोरबरी के नियम के अनुसार से आपको पता भी है क्या हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद नहीं करना है, ज़्यादातर याद नहीं करना है, 2-4 को याद करने हैं आपको। ठीक है, वो बता देंगे भी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, जिंक का क्या होगा, स्केडियम का क्या होगा, हीलियम का क्या होगा, हाइड्रोजन का। ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नियम इंपॉर्टेंट है। ये नियम इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है। इसको मैं साफ ही करता हूँ ना, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी नियम में से K में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। L में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। M में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। और N में कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर M कोई बाह्यतम कक्ष है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। M अगर कोई तीसरी कक्षा किसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं 8। ठीक है, किसी बाह्यतम कक्ष में सीधा पूछ लिया जाए, किसी बाह्यतम कक्ष में
कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। 8 से ऊपर होते ही फिर 9 होगा, उससे पहले 2 आ जाएगा बाहर। समझ में आ रही है बात ना, ठीक है। किसी भी बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा 8+ जब होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन उससे बाह्य कक्षा में भरे जाएंगे, ये बात भी कही, ठीक है। यानी यहाँ 2 हो जाएंगे तब यहाँ 8 से ऊपर होंगे, और यहाँ 3 तब होंगे जब यहाँ पे पूरा का पूरा 18 हो जाएगा। यानी 18 होने के बाद यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 19 नहीं होगा, अब 3 होगा, यहाँ पे 32 तक जाएगा मान लो। लेकिन पहले 8 होगा, और 8 से पहले फिर 2 यहाँ भरने पड़ेंगे, फिर 9 होगा, और फिर 32 होगा। क्लियर है बात, ठीक है। 2 8 है 2, ये बात कही उन्होंने। बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्यतम, इससे ये कक्षा पूरी होने से पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 से 9 होने से पहले 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 होने से पहले यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए, ये बात कही है ना, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही भैया। क्लियर हुई बात, ये बात भी हो गई। तो ठीक है, अफबाउ का नियम क्या कहता है। एक नियम दिया पाउली ने, ठीक है। पाउली ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का अपवर्जन का नियम दिया था, इलेक्ट्रॉन के अपवर्जन का नियम दिया था। 1 घंटा 6 मिनट ऊपर, ठीक है। एक्सक्लूजन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन पाउली ने दिया था, बस इतना याद कर लो आप। अफबाउ का नियम, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, देखो इस नियम के अनुसार, ये नियम भी इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए दिया गया। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर भरे जाते हैं। बस यही बात कही, ये पहले बता दी मैंने भी। इलेक्ट्रॉन देखो K है, L है, M है, N है, तो ये क्या है, N बराबर 1 है। यानी निम्न ऊर्जा स्तर यहाँ से शुरू होता है। निम्न ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा यहाँ पे है, ठीक है। अब ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इसका ऊर्जा स्तर उच्च होगा मान लो, ठीक है। तो 2 है मान लो, ऊर्जा स्तर 3 है, 4 है। तो ये नियम क्या कहता है भी, पहले K में भरेंगे, उसके बाद L में भरेंगे, इसके बाद M में भरेंगे, फिर इस N में भरेंगे। भी किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर लिख लेना साथ में, लो स्तर से भरा जाएगा। अफबाउ का नियम कहता है। इस नियम के अनुसार आपको एक टेबल C भी याद करनी पड़ती है, आपको याद रखना उस बात को भी, ठीक है। और ये सीधी बात कह लो, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर कोई हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी ऑक्यूपाई करता है, पहले सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। कोई भी चीज़ है ना, फिजिक्स के नियम के अनुसार कोई भी चीज़ अपने क्या रहना चाहती है, कम ऊर्जा में रहना चाहती है। सबसे पहले कम ऊर्जा में भी उसको ऊर्जा कम से कम
ऊर्जा में रहना चाहती है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर भरने की कोशिश करेगा। पहले वो भर जाएगा तब आगे, यानी पहले K भरेगा, उसके बाद L भरेगा, फिर M भरेगा, फिर N भरेगा। यानी ये बात है कि पहले 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 18 भरेगा और फिर 32 भरेगा। ठीक है, पहले 2 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 18 आएगा, ऐसे क्रमवार भरा जाएगा इसके बाद। यानी पहले 32 भर दें, यहाँ पे खाली पड़ा है, पहले 32 भर दें, 18 खाली पड़ा है, ये 18 भर दें, 8 खाली पड़ा है, पहले 8 होगा, उसके बाद 18 होगा, और 18 के बाद 32 होगा। यहाँ 17 होगा तो यहाँ 32 नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, ऑफ-बाउ का नियम ये कहता है। और ऊर्जा स्तर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्वांटम संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्वांटम नंबर आपको याद होने चाहिए। मैंने क्वांटम नंबर बताए थे, तो एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हमने n लिखा था, n+l। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर को बताएगा, इसका जोड़ जो होगा वो क्या बताएगा, ऊर्जा स्तर को बताएगा। अभी n और l की वैल्यू इसमें क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन की, तो वो पहले कैसे भरा जाए। ठीक है, और भरने के लिए इसमें आपको पता ही है, S लगता है, S लगता है, P लगता है, D लगता है। ठीक है, SP DF लगता है, SPDF लगता है, इस प्रकार से लगता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे भरे जाएगा, देखो ये चीज़ भी थोड़ी सी आप याद कर लो, उसके बाद आप इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। S लिखो, SP लिखो, D लिखो, SP लिखो, D लिखो, SP लिखो, D लिखो, F लिखो। ऐसे ही लिखा था ना हमने KLM में। ठीक है, यानी पहले एक इसके अंदर 2p 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 4p 4d, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, एक ये है, ये है, एक ये है, एक ये है, और इसको भरने के लिए किस प्रकार से, आपको इस प्रकार से भरना होगा। ठीक है ना, ठीक है, 5s लिख लो, 5p लिख लो। ठीक है, ये लिख लो। तो इस प्रकार से भरना है आपको। अगर मैं करना चाहूँ भी इलेक्ट्रॉन मेरे को फिल करने हैं, तो मैं किस प्रकार से भरूंगा, पहले कक्षा में मैं 1s भरूंगा मान लो। ठीक है, ये पहली कक्षा फिल हो गई, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, आपको पता है। दूसरी कक्षा के अंदर भरने के लिए 2s, इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 आते हैं। ठीक है, समझो इस बात को। तीसरी कक्षा में भरने के लिए देखो, पहले 2s, उसके बाद 2p आएगा, p के अंदर कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, उसके बाद 3s आएगा, 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऊपर इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मेरे को मान लो 4 से 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किसी भी कक्ष में भी कोई है, उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, उसको भरने हैं, तो मैं किस प्रकार से भर पाऊँगा। तो देखो ये हो गया p+n हो गया, देखो ये K है, K के अंदर क्या आ जाएगा, K के अंदर S2 आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए मैंने, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। ठीक है जी, अब मेरे पास आ गया, मान लो इसके अंदर पहले क्या आएगा, L के अंदर 2s आएगा, इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 भर दिए जी। ठीक है जी, फिर आएगा P, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अपने को पता है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को अगला भरना है ना M, तो उसके अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। तो ये कितने हो गए, 2 10 और 2 12, सॉरी 8 और 12, 2 8 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इस प्रकार से भरा जाएगा। कोई कह दे आपसे भी 12 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो आपको किस प्रकार से दर्शाना होगा, किस प्रकार से आपको सब सेल दर्शाने होंगे। ठीक है, मैं कह दूं मान लो, देखो
यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ये बताओ आप पहले तो। ये 1 है ना, वो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल नंबर को दर्शाता है ये। और s क्या दर्शाता है, सब सेल को दर्शाता है। देख लो सब सेल, तो सब सेल p है, तो p की वैल्यू आपको, सब सेल s है तो s की वैल्यू 0 होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, तो आप कहोगे जी s की वैल्यू 0 होती है, 0 के बराबर। तो सब सेल देखो 1 है, n प्लस l की वैल्यू कितनी है जी, कितनी आएगी, देखो n क्या है 1 है जी, और ये क्या है सब सेल s है तो 0 है जी। वैल्यू कितनी आई 1, तो पहले क्या भरेंगे 1, इसको 2 है जी, और प्लस क्या है जी 0 है, तो इसको क्या भरेंगे 2। तो ऊर्जा ज़्यादा किसकी है, इसकी ज़्यादा है, तो इसको बाद में भरेंगे, इसको पहले भरेंगे। p है, ठीक है 2 है ये, और p कितना है, s 0 है, s p 1 वैल्यू होती है जी p की 1 है, तो 2 + 1 यानी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो आप इसको कितने बाद में भरेंगे ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इसमें वो किस में जाएगा, ये n + l की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 क्या जाएगा, ऊर्जा लेवल ज़्यादा हो गया ना इसका, तो बाद में जाएगा। ठीक है ना, इससे ऊर्जा लेवल निकालते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ एक और बात, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा पहले s भरूँगा, हाँ जी, उसके बाद दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2s 2 जी, और एक क्या आ सकता है p आ सकता है, sp आ सकता है, आप कहोगे जी, तो 2p आ सकता है, और p की वैल्यू 6 होती है, यानी 2 यहाँ पे आ गए और 6 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे में, और पहले में 2 हो गए। अब तीसरा कक्ष शुरू हो गया, तीसरे कक्ष में देखो 2p 3s आ जाएगा, तीसरे कक्ष में क्या आ जाएगा 3s आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए जी। ठीक है, अब 3s के बाद 3p आ जाएगा, और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 भरे जाते हैं जी। ठीक है, ठीक, अभी तक पूरा नहीं हुआ, मान लो 6 भरे जाते हैं, तो ये दूसरा ब्लॉक अपना पूरा हुआ नहीं है। 6 3p के बाद क्या आएगा 3p 4s आ जाएगा, याद रखो 4s आ जाएगा, 4s में 2 भर सकते हैं आप, तो इसमें 2 भर सकते हैं, 6 और 2 8, और 8 और 2 10। ठीक है, अब 3d आएगा, 4s के बाद 3d आता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है आपके लिए। और spd यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d के अंदर कितने हैं 10, तो 6 और 2 8, 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन अपने पास 20 ही थे, तो कितने भरेंगे 2 2 4 6 2 8, 8 और 2 6 और 2 8, ये इसमें 2 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 18 हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 8 और इसमें कितने भरेंगे, अब 2 8 है, ठीक है 18, ये संख्या आप 10 38 ले लो, मान लो 38 ही ले लो। ठीक है, 38 इलेक्ट्रॉन भरने, तो इस प्रकार से भरे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भरे जाएंगे। क्लियर है, इस बात को ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्रम कैसे चलता है, देखो क्रम चलेगा, पहले 1s आएगा, ठीक है, फिर आएगा 2s 2 होते हैं, फिर क्या आएगा 2s के बाद 2p 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3s, उसके 2 होते हैं इसमें। अब ऊपर से आएगा, मान लो ऊपर से 3p आएगा, 3p p में 6 होते हैं, फिर क्या आएगा 4s आएगा, 4s s में 2 होते हैं, फिर 3d आएगा, 3d इसमें कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं जी spd 10 होते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा, तीसरा ब्लॉक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 4p आएगा, फिर 6 होते हैं, फिर 3d आ गया ना, अब 4p आएगा, और फिर 3s आएगा, और इसी प्रकार से s यहाँ से d आएगा, फिर p आएगा, spd, इस प्रकार से पूरे होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं।
अफबाउ के नियम के अनुसार से। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, 3D 4s के बाद 3D आता है, ठीक है ना, 4s के बाद 3D आता है, बाकी रेगुलर चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किस किस प्रकार से भरा जा सकता है। अगर उसकी दिशा है ऐसे भरा जाना है, उसकी दिशा बतानी हो तो इस प्रकार से भरेंगे, देखो ठीक है, साथ में दिशा जाना है तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने शुरू करते हैं, याद रखना, ऐसे ऐसे भरने शुरू करते हैं, ऐसे ये खाने पूरे हो जाएंगे तब ऐसे भरने शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे भरने शुरू करें। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को भरने 9 ही हैं, तो इस प्रकार से यहाँ तक ही भरे जाएंगे। मेरे को 8 भरने हैं तो यहीं तक भरे जाएंगे। मेरे को अगर भरने हैं 5 तो पहले इस प्रकार से भरूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन 5 भरने हैं तो एक एक के अंदर एक एक डाल दूंगा, एक एक दिशा वाला, ठीक है। अब दूसरे दिशा वाला डालना हो तो मेरे को 6 डालना हो, 7वां डालना हो, 8वां डालना हो, 9वां डालना हो, 10वां डालना हो, तो इस प्रकार से भरा जाएगा। ये क्या करते हैं, ये दिशा बताते हैं, क्या बताते हैं, ये दिशा बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, ये दिशा बताते हैं। ये पाउली के नियम के अनुसार, अपवर्जन का नियम था उसके अनुसार बताते हैं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, उसकी चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। अगर 3 समान है तो एक भिन्न होगी, यानी 3 समान है, मान लो M L N समान है तो S क्या होगी, N L M अगर अलग है तो S उसकी भिन्न होगी, यानी उसकी दिशा जरूर भिन्न होगी। भी इस इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी 3 संख्या तो क्वांटम संख्या 3 है, लेकिन चौथी जरूर अलग होगी, क्योंकि ये दूसरा है, 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं हो सकती, उसकी दिशा जरूर बदलेगी, तो दिशा बदलेगी तो चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती दोनों की। भी इसकी अगर मैं कहूँ +1/2 है और बाकी तीनों बराबर है, ठीक है, तो चौथी बदलेगी इसके साथ। क्यों बदलेगी, क्योंकि ये दिशा इसकी दूसरी है, -1/2 है, यानी एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। अगर उसकी स्थिति अगर समान है तो स्थिति समान है तो उसका दिशा जरूर भिन्न होगा, ठीक है ना, क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो ये था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से आप भर सकते हो, यहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें समझ में नहीं तो कमेंट करके बता देना, ठीक हुआ। थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना, थोड़ा सा है कठिन, मैं मानता हूँ, इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। कोई टॉपिक हो मुश्किल हो तो उसको बार बार पढ़ के आपको समझना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर से आपको पढ़ना है, ठीक है। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, अणु भार क्या होता है, ये चीज़ें तो हम पढ़ते रहेंगे आगे आगे। कोई समभारिक क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये चीज़ें तो आगे आगे जैसे जैसे धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। उससे पहले आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना, पसीना आ जाता है भैया। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल।